नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा, आर्थिक सहायता योजना लागू करने की घोषणा। कोरोना के चलते हुई मृत्यु पर मिलेगी आर्थिक सहायता। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कई सरकारी स्कूलों का किया दौरा, निर्माण गतिविधियों का भी लिया जायजा। निर्माण में कमी आए जाने पर लोगों को लगाई फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने की अहम सुनवाई के दौरान फेसबुक और व्हाट्सएप को दिया बड़ा झटका। फेसबुक और व्हाट्सएप की नई याचिका को किया खारिज। और मेट्रो स्टेशनों के बाहर नहीं हो रहा गाइडलाइन का पालन, बिना मास्क के लोग आते हैं नजर। सोशल डिस्टेंसिंग अभी नहीं रखा जा रहा ध्यान। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लागू करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि यह योजना राजधानी में कोरोना के चलते मृत्यु होने पर आश्रित को 2500 रुपये प्रति महीने आर्थिक सहायता देने से संबंधित है। वह दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत कोविड के चलते पति की मृत्यु होने पर दिल्ली सरकार पत्नी को जीवन पर्यंत 2500 रुपये मासिक सहायता देगी। इस 2500 रुपये के साथ पत्नी को विधवा पेंशन भी दी जाएगी और इसी प्रकार पत्नी की मृत्यु होने पर पति को 2500 रुपये प्रतिमाह जीवन पर्यंत दिया जाएगा। और अगर परिवार में सिर्फ माता या पिता हैं और उनकी कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो सभी बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा जब तक बच्चे 25 साल के होंगे। अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, इसमें एक की मृत्यु कोरोना के चलते हुई है, तो सभी बच्चों को 25 साल की आयु तक 2500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दिल्ली सरकार देगी। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। जैसे दिल्ली का कोई आदमी या देश का कोई आदमी पिज्जा ऑर्डर कर सकता है और उसके घर पे पिज्जा डिलीवर हो जाता है, फ्रिज डिलीवर कर सकता है, कपड़े डिलीवर कर सकता है, कपड़े ऑर्डर कर सकता है, खाने का कोई सामान ऑर्डर कर सकता है, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम ऑर्डर कर सकता है, उसके घर पे पहुंच जाता है। तो गरीब आदमी का पीडीएस का राशन भी उसके घर पे पहुंचे, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई थी और इस पर हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से उसने, कैसे केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगवा दी थी। हालांकि उनका कोई अधिकार नहीं था, उनका कोई इस पर अधिकार नहीं था, क्योंकि राशन कैसे बांटा जाएगा, राशन बांटने का काम दिल्ली सरकार, राज्य सरकार तय करती है। कल भारत सरकार की एक और चिट्ठी आई है, उसमें मोटे तौर पे दो बातें लिखी हैं। एक तो वो चिट्ठी है, उसमें लिखा है, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखवाई है कल दिल्ली सरकार के लिए। प्रधानमंत्री जी ने लिखवाया है कि आपका गरीब लोगों को घर घर जाकर राशन बांटने का प्रपोजल रिजेक्ट किया जाता है। हमने तो प्रपोजल भेजा ही नहीं था, ये तो राज्य सरकार के अधिकार है कि वो कैसे बांटेगी। वो तो आपने अखबारों में खबर पढ़ के ये चिंता व्यक्त की थी, भाई इसका नाम मुख्यमंत्री योजना मत रखो। हमने बता दिया था आपको कि मुख्यमंत्री योजना नहीं रख रहे, फिर आपने कौन सा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये चिट्ठी लिखी है इसमें, कि गरीबों का राशन उनके घर क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखवाई है कि गरीब लोगों का राशन उनके घर क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है। भले ही पिज्जा पहुंच जाता हो, भले ही अमेजन, फ्लिपकार्ट कुछ भी सामान लोगों के घर पहुंचा देते हो, लेकिन गरीब लोगों का घर का उनका राशन नहीं पहुंचाया जा सकता, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बहाने दिए हैं कि गरीब लोगों का राशन उनके घर नहीं पहुंचाया जा सकता, उसमें मोटे तौर पे 5-6 चीजें उन्होंने लिखवाई हैं। उसमें लिखा है कि भाई आपने ये नहीं बताया साहब इसका प्राइस क्या होगा, और आप हमसे पूछ लेते प्राइस क्या होगा, हम बता देते। आपने तो बिना पूछे ही कह दिया, रिजेक्ट कर दिया, प्रपोजल रिजेक्टेड। हम अब बता देते हैं कि साहब
जो भारत सरकार ने रेट तय कर रखे हैं उससे ज्यादा नहीं होगा, हमारी योजना में लिखा है। लेकिन आपने तो पूछा ही नहीं, कोई प्रपोजल था नहीं, आपने हमसे पूछा नहीं, आपने वैसी चिट्ठी लिखवा दी कि जी रिजेक्ट कर दिया। दूसरा बहाना, तो बहाना नंबर 1 प्राइस क्या हो, प्रधानमंत्री जी का गरीब लोगों के घर राशन ना पहुंचाने का बहाना नंबर 2 कि जिसके घर राशन जाता है पता कैसे चलेगा, उसका पता ठीक है, कैसे इंश्योर करोगे उसका पता ठीक है। प्रधानमंत्री जी का बहाना नंबर 3 कि जो गरीब लोग हैं ये तो पतली पतली गलियों में रहते हैं, तंग गलियों में रहते हैं, वहां पर राशन कैसे पहुंचाओगे। प्रधानमंत्री जी का गरीब लोगों के घर राशन ना पहुंचाने का बहाना नंबर 4 कि ये गरीब लोग तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में भी रहते हैं, वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पे राशन कैसे पहुंचेगा। कोई आदमी 3rd फ्लोर पे रहता होगा, वहां राशन कैसे पहुंचेगा, कोई 2nd फ्लोर पे रहता होगा, कोई 4th फ्लोर पे रहता होगा, वहां राशन कैसे पहुंचेगा। ये बहाना नंबर 4। अगला बहाना है कि अगर किसी आदमी ने एड्रेस चेंज कर लिया तो उसके घर राशन कैसे पहुंचेगा। इससे भी और ज्यादा फनी बहाने हैं। एक बहाना है कि अगर राशन वाली गाड़ी खराब हो गई तो राशन कैसे पहुंचेगा। एक और बहाना है कि अगर रास्ते में गाड़ी ट्रैफिक पर फंस गई तो राशन कैसे पहुंचेगा, इसलिए राशन का प्रपोजल रिजेक्टेड। मैं कई बार सोचता हूं, हंसी आती है प्रधानमंत्री जी के इन बहानों पर कि क्या क्या बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं कि गरीब आदमी के घर राशन ना पहुंचे। वो 3rd फ्लोर पर रहता है इसलिए राशन नहीं दे सकते, रास्ते में गाड़ी ट्रैफिक में फंस सकती है इसलिए राशन नहीं दे सकते, रास्ते में गाड़ी खराब हो सकती है, ये लोग पतली गलियों में रहते हैं, तंग गलियों में रहते हैं इसलिए उनके घर राशन नहीं पहुंचाया जा सकता, पता चेंज कर लेंगे कैसे राशन पहुंचेगा, राशन नहीं पहुंचाया जा सकता इसलिए घर में नहीं दे सकते। उस गली में जिसमें वहां रहने वाले आदमी को पिज्जा पहुंच सकता है, राशन नहीं पहुंचाया जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप हर वक्त इतने झगड़ालू मूड में क्यों रहते हैं। देश में पहली बार इतना झगड़ने वाला प्रधानमंत्री देखा है 75 साल के इतिहास में, जो सुबह शाम राज्यों से झगड़ने में लगा रहता है, किसी से भी झगड़ने में लगा रहता है। प्रधानमंत्री जी आप झगड़ालू प्रधानमंत्री हैं क्यों। आप कभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से लड़ रहे होते हैं, और मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कभी आपको कुछ नहीं मिलता तो उनके चीफ सेक्रेटरी से लड़ने लगते हैं। मतलब पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से आप झगड़ लेते हैं, ट्विटर से आप झगड़ लेते हैं, फेसबुक से आप झगड़ लेते हैं, महाराष्ट्र के सीएम से आप झगड़ लेते हैं। ये चिट्ठी में पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि एक दिन आप उठे होंगे सुबह सुबह 2 दिन पहले, और आपने अपने फूड सेक्रेटरी को कहा होगा, जी फूड सेक्रेटरी साहब आज केजरीवाल जी से झगड़ना है। आपने लिस्ट देखी होगी आज किससे झगड़ना है, अच्छा आज केजरीवाल जी से झगड़ना है। आपने फूड सेक्रेटरी साहब को बताया होगा उनसे झगड़ना है, उनकी राशन की वो कैंसिल कर दो। तो फूड सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया तो होगा कि दिल्ली सरकार का कोई प्रपोजल नहीं है जिसको हम रिजेक्ट कर दें, पर फिर भी आपको तो झगड़ना था। आपने कुछ बहाने ढूंढ लिए कि इस वजह से नहीं झगड़ सकते, इस वजह से राशन नहीं दे सकते गरीब लोगों को, उस तरह से नहीं दे सकते। आपने उनसे चिट्ठी लिखवा दी। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप युवा भारत के प्रधानमंत्री हैं। 21वीं सदी के युवा भारत के प्रधानमंत्री को यह बात शोभा नहीं देती कि जिन घरों में पिज्जा पहुंचाया जा सकता है उन घरों में गरीब लोगों को राशन नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि वो 3rd फ्लोर पर रहते हैं, क्योंकि वो तंग गलियों में रहते हैं। युवा भारत के प्रधानमंत्री को यह बात शोभा नहीं देती। आप सिर्फ झगड़ने के बहाने ढूंढने के लिए इस तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं, यह आपको अच्छा नहीं लगता। अगर आपको नहीं पता कि तीसरी मंजिल पर राशन कैसे पहुंचाया जा सकता है, तो मैं आपको कहूंगा कि आज हमारे देश के युवा चांद पे राशन पहुंचाने की औकात रखते हैं। आपको नहीं आता तो आप हमसे पूछ लेते भाई कैसे करना चाहते हो, हम बता देते कि इस देश के युवाओं की आज इतनी औकात है कि अगर आप उनको राशन देके कहेंगे चांद पे पहुंचा के आना, वो चांद पे पहुंचा देंगे। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज सत्येंद्र जैन के साथ शंकराचार्य मार्ग, मैगजीन रोड और मलकागंज में सरकारी स्कूलों के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और स्कूल के निर्माण में कमी पाए जाने पर लोगों को फटकार भी लगाई है।
नमस्कार मैम, नमस्कार। अच्छा, ये क्या है? पानी की टंकी वही है, जल बोर्ड वाली। इसको अंडरग्राउंड क्यों नहीं बनाया? इतना ऊपर स्ट्रक्चर क्यों बनाया? ऐसा स्टेज की तरह स्टेज की तरह से यूज कर रहे हैं। वो क्या है फिर? वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूरा तो स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया यार स्कूल का। और ये इधर तो राजेश देखो पूरा ग्राउंड बिगाड़ दिया। मतलब थोड़ी तो इंजीनियरिंग लगाओ यार। आपको लग नहीं रहा कि इस ग्राउंड का कोई और ढंग का यूज हो सकता था? एक यहाँ चबूतरा खड़ा कर दिया, एक वो खड़ा कर रखा है, एक ये खड़ा कर रखा है। ये तो बहुत ही थर्ड क्लास इंजीनियरिंग है। हटाना जरा, हटा। अब इसका कोई मतलब नहीं है ना, इतना ऊंचा स्टेज थोड़ी होता है यार। स्कूल बना रहे हो कि अजायब घर? मतलब एक वो क्या मजाक है यार थोड़ा सा। स्कूल पे ग्राउंड की लुक की जगह एक चबूतरा यहाँ खड़ा कर दिया, एक चबूतरा उधर खड़ा हो गया, एक चबूतरा उधर खड़ा हो गया, एक कमरा यहाँ खड़ा हो गया इलेक्ट्रिक का, एक पानी का टैंक वहां खड़ा हो गया। ग्राउंड की कोई सेंस है कि नहीं किसी को? किसने ऑर्डर किए जरा मैं भी समझूं। मतलब पैसा दे दो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कहीं भी खर्च कर दो, कुछ भी कर दो। अब पूरा ग्राउंड खराब हो गया। स्कूल में हम तो एक एक इंच जगह के लिए रो रहे हैं कि भाई कोई अच्छी जगह मिल जाए और लोगों को बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ बना दें। मतलब प्राइम लैंड है, सरकारी जमीन है, तो कहीं भी वेस्ट कर दो यार। आप क्यों बना दिया आपने? सर यहाँ पे ये हमारी नई बिल्डिंग बन रही है जो ये वाली बिल्डिंग, ये वाला ब्लॉक हमारा ये वाला है, ये वाला। हाँ जी, यहाँ पर हम खड़े हैं, इसमें हम यहाँ पर खड़े हैं सर। हाँ, तो ये सारा स्पेस वेस्ट कर दिया। हाँ जी, ये वाला स्पेस वेस्ट हो गया और यहाँ पर ये हमारा है। मतलब और ये देखो ना, एक छोटा सा रूम इधर बन गया, एक छोटा सा वो बना हुआ है पानी का, पहले पानी का वो भी बना हुआ है, पानी का ये भी बना रहे हो। ये इसमें क्या था ये वाला सेप्टिक टैंक, रेन वाटर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतने ऊंचे ऊंचे उठा के बनते हैं? मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर टैंक और ये अलग अलग नहीं, और ऐसे स्टेज बनते हैं क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के? वो तो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो सकता है। ये किसका डिजाइन है मलिक साहब? ये क्या डिजाइन है? गलत। मतलब थोड़ा सा तो कोई माइंड लगाया यार। जो सरकारी जमीन, सरकारी पैसा, कुछ भी करते चले जाओ। अल्टीमेटली हम और आप नहीं रहेंगे तो यहाँ फिर भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, कोई और पढ़ा रहा होगा, हम नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो इतना वेस्ट कर देते हैं यार। कमरों का स्टेटस क्या है? इसको मलिक साहब रिडिजाइन करके बताओ ये सारी चीजों को। वही आपका लोहे वाला क्लासरूम, वही सेम है यहाँ तो। और ये आरसीसी फ्लोरिंग हर जगह कर रहे हो आप, है ना? ये आप ही ने सारा कंसीव किया आइडिया यार। लग ही नहीं रहा कि इसमें कुछ इंजीनियर्स भी लगे हुए हैं, बस ऐसे ही लग रहा है किसी ठेकेदार ने वैसे ही उठा के करना काम शुरू कर दिया है। मतलब इंजीनियरिंग माइंड तो लग ही नहीं रहा कहीं से। और ये तो सोच है ही नहीं कि स्कूल बना रहे हैं यार। किसी आर्किटेक्ट से इन चीजों को ना दिखवाना पड़ेगा। कोई आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ये आइडियाज दिए थे आपको? आपके आर्किटेक्ट थे कोई? स्टार्टिंग में आर्किटेक्ट है हमारे हाउस। तो उन आर्किटेक्ट का अब काम खत्म हो गया? नहीं, काम तो नहीं करना। उसको बुलाना आज जरा। मतलब वो देखते नहीं है कि भाई ये सारी लुक खराब हो गई, सारा यूसेज खराब हो गया। फ्रंट में तो रखा ही नहीं चाहिए, सीरियस बात। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बन रहा है तो 3 फीट ऊंचा बन रहा है। 3 फीट ऊंचा दुनिया में कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखा है? कौन आर्किटेक्ट डिजाइन करके दे रहा है आपको ये? तो आज बुलाओ उसको जरा। ये दरवाजे भी घटिया काम कर रहे हो, बहुत घटिया काम चल रहा है। इसका ठीक से फोटो वोटो लेके बताना मेरे को। ये कमरा है, लैब है? तो पीछे तक में टाइल लगा दिए जाके। सब खराब कर दिया पूरा इसको। अभी सुबह जो हमारे 32 कमरे बनेंगे, हाँ, उसके लिए टेम्परेरी क्लासेस का अरेंजमेंट होगा। तो 32 कमरे कहाँ बनेंगे? सिर्फ इसके इसके पीछे।
तो ये तो अभी बहुत पीछे है प्रोजेक्ट आपका भाई चौधरी साहब। ये सर स्कोप में नहीं था ये वाला पीछे वाला। हाँ, तो अभी फिर ये वाला ना, ये डिमोलिश हो रहा है। ये डिमोलिश होगा, ये सामने वाला भी है, ये वाला भी ब्लॉक सी बी और सी दोनों ब्लॉक। वहाँ एमपी हॉल का प्लान। तो अभी तो बड़ा लंबा प्रोग्राम है। तो ये सर एक्चुअली वर्जिन स्कोप में था नहीं, बल्कि अभी ये हो सकता है कंटेस्ट। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? 1873 डबल शिफ्ट है सिंगल शिफ्ट? डबल शिफ्ट। और सेकंड शिफ्ट में कितने? 1100 बच्चे। सेकंड शिफ्ट। ये जो बना रहे हैं इसकी जगह कायदे में जो पफ पैनल वाले बनते हैं वो 2 महीने के अंदर अंदर इंस्टॉल होकर कमरे बन जाते हैं। तो इसकी वही तो मुझे समझ नहीं तो ये 6 महीने 8 महीने में तो ये बन के तैयार होंगे। उसके बाद ये वो बनाना शुरू करेंगे। ये तो 2 महीने का काम था। ये 2 भी क्या, पफ पैनल वाला 1 महीने का काम है मैक्सिमम। बहुत गलत डिसीजन मेकिंग हो रही है जहां भी हो रही है। टेम्परेरी बनाने के लिए भी, टेम्परेरी तो सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ अगर आपको 1 साल 1.5 साल के लिए बनाना है, पफ पैनल वाला बनता है। और उस पफ पैनल के साथ सबसे बढ़िया यूजेज ये होता है कि उसको जब आप डिसमेंटल करते हो आपको दूसरी साइड पे काम आता है। आप लोग गलत कर रहे हैं। क्यों डिसीजन नहीं हो रहा फिर सही? किसका इंटरेस्ट है इसमें ये बनवाना? हु डिसाइडेड द रिक्वायरमेंट? इसलिए सर वो तोड़ना है, वो तोड़ना था। तो पफ पैनल वाला क्यों नहीं लिया गया? कास्ट वाइज सर वो कास्टली बल्कि पड़ रहा था। कितना कॉस्ट होता है? थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। अभी आप गैस वर्क मत करिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के मेंबर सुशील गुप्ता ने एक जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे हरियाणा फरीदाबाद में खोरी गांव लगभग पिछले 40-50 साल से बचा हुआ है। खोरी गांव के अंदर 1 लाख की आबादी है और उस 1 लाख की आबादी के अंदर ज्यादातर लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से रहते हैं। हरियाणा सरकार को खोरी गांव खाली कराने का ऑर्डर नगर निगम को दे दिया गया है। खोरी गांव की 1 लाख की आबादी के अंदर गर्भवती महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और वो मजदूर हैं जिन्होंने अपने सिर पे टोकरी ढोके फरीदाबाद का निर्माण किया, जो चूल्हा चौका फरीदाबाद के लोगों के घरों के अंदर करते हैं, सफाई का काम करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बचा के जमीन खरीदी, उसके ऊपर मकान बनाया, वहां पे उनके बच्चे पैदा हुए, उनकी शादी हुई। लगभग पिछले 30 साल से वहां पे नगर निगम का प्राथमिक विद्यालय भी चल रहा है, परंतु आज अचानक उस गांव को तोड़ने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। भारत सरकार ने उसके अंदर कोई पैरवी मजबूती से नहीं की। हरियाणा सरकार ने पूरी अनदेखी की और अब बिना पुनर्वास के उस गांव को उजाड़ने के अंदर लगे हुए हैं। हमने उस गांव के पुनर्वास की मांग की थी। आज से पहले 20 बार मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिख चुका हूं, हरियाणा के राज्यपाल को लिख चुका हूं, भारत के राष्ट्रपति को मैंने मानवता के आधार पर लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, परंतु उस गांव का तोड़ने के लिए आमदा और उसके लिए किसी प्रकार का पुनर्वास का तैयारी हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं की गई, न ही कोई ऐसी विस्तृत योजना बनाई। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को कल निवेदन किया कि मैं ज्ञापन देने के लिए खोरी के गांव के लोगों के साथ आपके पास आऊंगा। मैं फरीदाबाद से चलूंगा, खोरी गांव के लोग होंगे। मैंने हरियाणा पुलिस के डीजीपी को, फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर को और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म किया। सुबह 7 बजे जब मैं पहुंचा तो इलीगल तरीके से हरियाणा पुलिस ने मुझे डिटेन किया। पहले और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।